हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में हमने मौर्य माफ कीजिएगा मगध साम्राज्य के उदय के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आज के क्लास से जुड़ जाए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन। अगर आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। करना क्या है इसके लिए? आपको इस नंबर पे आप मैसेज दे करके जो भी क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है ले सकते हैं। ठीक है, नंबर है 7408472680। ठीक है, इस नंबर पे आप जो है मैसेज दे करके क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, चाहे आपको क्लास ऑनलाइन मोड में करनी है या ऑफलाइन, दोनों मोड में आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और एक और चीज, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि जब भी क्लास कोई भी आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक, और देखेंगे कि कौन कौन से राजा हुए इसमें जो कि महत्वपूर्ण राजा हैं, और इससे जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया वो सब चीजें तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िएगा, मन करे तो नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो किसी भी साम्राज्य को जानने के लिए सबसे पहले उसके सोर्सेस देखेंगे हम, कि कहाँ से जो है क्या क्या चीजें मिली हैं, किसी के बारे में क्या क्या जानकारियां मिली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सोर्सेस के बारे में बात करें तो साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ पता चलता है? मुद्रा राक्षस में, जो कि इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। ठीक है, ये बुक का नाम भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस कौन लिखा है? विशाख दत्त ने। ठीक है, और इसमें कहा क्या गया है? तो मौर्यों को शूद्र बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्या बताया गया है? मौर्यों को शूद्र बताया गया है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं महाभाष्य। ये किसने लिखा है? तो पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, क्या? महाभाष्य। ठीक है, अब इसमें भी क्या बताया गया है? शूद्र ही बताया गया है। ठीक है, मौर्यों को। इसके बाद हम लोग देखते हैं अष्टाध्यायी। अब ये जो अष्टाध्यायी है ये किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, और इसमें भी सेम वही कि मौर्यों को क्या बताया गया है? शूद्र बताया गया है। ठीक है, तीनों में ही ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ? बृहकथा मंजरी। अब ये क्या है? तो इसके लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र हैं। इसमें मौर्यों को नंद वंश का बताया गया है। ठीक है, और बौद्ध और जैन ग्रंथों में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है, पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग जो है बौद्ध और जैन धर्म से ही रिलेटेड थे, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ वाले इनको क्या बोलते हैं? शूद्र बोलते हैं, और ये लोग क्या बोलते हैं? इनको क्षत्रिय। ठीक है, रीजन यही है। अगर ये लोग जो है हिंदू धर्म को मानते तो उनको क्षत्रिय कहा जाता और ये लोग शूद्र कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये चलता आता है, तो इस चीज पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको किसी के बारे में जानकारी नहीं भी है लेकिन इस टाइप की जानकारी है तो आप आराम से क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में क्या है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है आपके
विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। ठीक है, ये तीनों इन्हीं का नाम है। ठीक, चाणक्य के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग जानते भी होंगे, चाणक्य नीति। ठीक है, तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, बात एक ही है। ठीक है, ये इनकी किताब है। ठीक है, अर्थशास्त्र। ठीक, अब क्या है इसमें, अधिकरण कितने हैं तो 15, श्लोक कितने हैं तो 6000 श्लोक हैं। भाषा यानी किस भाषा में लिखी गई है तो संस्कृत भाषा में। शैली क्या है तो अन्य पुरुष की शैली में लिखा गया है इसको। ठीक, फिर क्या कह रहा है, इसका तुलना किससे किया गया है तो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से इसकी क्या की गई है, तुलना की गई है। और यह प्रशासन व राजनीति पर लिखी गई दुनिया की पहली किताब। ठीक है, इसलिए जो इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना, चाणक्य नीति यहीं से प्रेरित है। तो क्या कह रहा है कि यह प्रशासन व राजनीति पर लिखी गई दुनिया की पहली पुस्तक थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। वापस हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, जब जैसे ही हम लोग का लेक्चर खत्म होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में और अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र में 9 प्रकारों के दासों का उल्लेख था। ठीक है, कितने प्रकार के, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख था। ठीक, और क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र में राज्य के साप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया। ठीक है, किसका, साप्तांग सिद्धांत का। ठीक है, मतलब राज्य चलाने के लिए क्या क्या, तो क्या क्या है इसमें दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है, राजा। ठीक है, राजा होता था। ठीक, सबसे पहले कौन चाहिए, राजा। और राजा क्या होता था, सिर होता था, मतलब सिर के समान होता था, मस्तिष्क के समान। फिर क्या कह रहा है, अमात्य, जो कि आंखें होती थी। फिर क्या है, राजस्व निधि, यानी कि पैसे कहाँ कलेक्ट होकर के आएंगे उसके बारे में वर्णन। फिर क्या कह रहा है, सेना। फिर मित्र यानी कि कान, दुर्ग यानी कि भुजाएं, और जनपद यानी कि जांघें। ठीक है, मतलब मनुष्य के जो है बॉडी पार्ट से उसको क्या किया गया, रिलेट किया गया। ठीक, राजा क्या, सिर। अमात्य क्या, आंखें। राजस्व निधि, सेना, मित्र, दुर्ग और जनपद। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब आगे जो है इंडिका के बारे में जाने, ये किताब है। ठीक है, इससे रिलेटेड। तो क्या कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। जिसने भी इतिहास पढ़ा है उसको ये बात तो पता ही होगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है, मेगास्थनीज भारत में प्रथम यूनानी राजदूत था। ठीक है, प्रथम यूनानी राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। ठीक, अब क्या कह रहा है, मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस यानी कि सिकंदर का जो सेनापति था इसका राजदूत था। और ये जो सेल्यूकस है इसी ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको भेजा था। किसको, मेगास्थनीज को। हाँ, अब इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इंडिका में मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम दिया है, सेंड्रोकोटस। ठीक, और मेगास्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। ठीक है, क्या कहा है, पोलीब्रोथा। ठीक, अब क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के पास महिला अंगरक्षक, ठीक है, क्या थी, मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड। तो कौन थी, महिला अंगरक्षक थी। ठीक, आगे क्या कह रहा है, मौर्य का महल यानी कि चंद्रगुप्त का महल कैसा था, लकड़ी के होने का प्रमाण मिलता है, यानी कि लकड़ी का बना हुआ महल का प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल कैसा था, लकड़ी का बना हुआ था। ठीक, अब क्या कह रहा है इसके आगे कि इंडिका में दी गई गलत जानकारियां, तो मतलब उसमें जो है बहुत कुछ जो है ऐसी भी जानकारियां हैं जो कि सही नहीं है। ठीक, तो पहली चीज क्या कह रहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। ठीक, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चाणक्य है उसने अपनी किताब में बोला भी है कि दास प्रथा था। फिर क्या कह रहा है, जाति व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं है, ये भी हो गया था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल आते आते हम बताए हैं कि ये सारी चीजें जो हैं हो गई। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसके अनुसार भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा था, ये भी गलत बात है।
फिर क्या कह रहा है कि भारतीयों को लेखन कला का अभाव होता है। ऐसा नहीं है भाई, वेद पुराण, आपके उपनिषद, ठीक है, महाकाव्य, इन सब की रचना हो चुकी थी। तो ये सब कहना जो है गलत। ठीक, अब क्या है, हम पढ़ेंगे मौर्य शासकों के बारे में। ठीक, सबसे पहले मौर्य शासक में कौन आते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, घनानंद को मार करके नंद वंश समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, अब इनके कुछ उपनाम यानी कि इनके अदर नेम क्या है, तो सेंट्रोकोटस है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, पॉलीब्रोथास है। आगे प्रथम भारत साम्राज्य की स्थापना यानी कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। ठीक, अब क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की, ये तो हम पहले ही बताए हैं। फिर क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया यानी कि बढ़ाया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। ठीक है, किसने कहा है, जस्टिन ने कहा है। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि प्लूटार्क जो है वो क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। ठीक है, ये थोड़ा अति संयोक्ति होगा जो ये जिस हिसाब से कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, लेकिन फिर भी किसने कहा था, ये एग्जाम आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्या किया भाई, 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला, किसने कहा है ये, तो प्लूटार्क ने। ठीक है, अब क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया यानी कि हराया, और उसकी पुत्री हेलेना से क्या किया, विवाह कर। ठीक है, और 4 अफगान राज्य प्राप्त करे। ठीक, ध्यान रहेगा। आगे क्या कह रहा है, अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने क्या किया, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक, किसको किया, जैन धर्म को स्वीकार किया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में संलेखन विधि यानी कि संथारा विधि के द्वारा क्या किया, उपवास रख करके अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये बहुत ही कठिन होता है कि बिना खाए पिए अपने शरीर को इतना तड़पाइए कि प्राण निकल जाए शरीर से। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जैन धर्म में मृत्यु को प्राप्त करने का। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, इनकी भाषा में कहा जाता है कि इस तरीके से आप मोक्ष की प्राप्ति करें। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है, बिंदुसार के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य खत्म, अब हम आएंगे बिंदुसार जो कि इनके बेटे थे। ठीक, तो बिंदुसार के बारे में देखा जाए तो पिता कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धारा। बिंदुसार जो है शल्य चिकित्सा से पैदा हुआ था यानी कि सर्जरी से पैदा हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर क्या कह रहा है, इसका उपनाम यानी कि अदर नेम क्या क्या है इसके, तो अमित्रघात है। ठीक है, सिंहसेन है, मद्रसार है। ठीक है, बहुत सारे नाम है, तो ध्यान रखिएगा। ये मेन बेसिकली जो है कुछ नाम है, अमित्रघात, मद्रसार, सिंहसेन। ठीक है, ये ज्यादा जो है आते रहते हैं एग्जाम में अक्सर, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, अब आगे देखा जाए तो आगे क्या है, तो कह रहा है कि इसने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ठीक है, कहाँ, तक्षशिला में। फिर क्या कह रहा है, बिंदुसार ने सीरियाई राजा एंट्रीओकस फर्स्ट यानी कि प्रथम से 3 चीजों की मांग की थी। क्या क्या, मीठी शराब, सूखे मेवे और एक दार्शनिक। तो 2 चीजें तो उन्होंने भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था क्योंकि उनके वहां ऐसी परंपरा नहीं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। किसने, आपके बिंदुसार। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए अब बात किया जाएगा किसके बारे में, अशोक के बारे में, जो कि सबसे मेन और इम्पोर्टेंट राजा है। ठीक, अशोक। अब अशोक का नाम कहाँ, कौन सा नाम दिया गया है, तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है, मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध साक्य कहा गया है, और
भाब्रूम अभिलेख में अशोक को मगधाधिराज और प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, यानी कि मगध का राजा और प्रियदर्शी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आगे, निट्टूर और उदय गोलम के अभिलेख में अशोक के नाम का प्रमाण मिलता है। यानी कि अशोक नाम जो है सीधा सीधा कहाँ मिलता है, इन्हीं दोनों अभिलेख में मिलता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसके पिता कौन है, तो जाहिर सी बात है बिंदुसार। माता कौन है आपकी, सुभद्रांगी, और या फिर धम्मा या फिर प्रसादिका। ठीक है, मतलब तीनों जो है इनके नाम मिलते हैं। ठीक है, इनकी माता के। अब क्या कह रहा है, पुत्र अशोक के अभिलेख में उसके केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख। ठीक है, केवल एक पुत्र किसका, तीवर का उल्लेख। आगे क्या कह रहा है, एक पुत्र जालोक का उल्लेख कलहड़ की राजतरंगिनी से मिलता है। ठीक है, राजतरंगिनी से क्या मिलता है, इसके एक और पुत्र के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक, वापस हम रिवाइज करेंगे एक बार। ठीक है, परेशान हो गए। आगे क्या कह रहा है, महेंद्र को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने कहा भेजा था, श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अब कुणाल, इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। यानी कि इसके जो है देखा जाए तो 4 बेटे हैं। ठीक है, अब पुत्री तो संघमित्रा, इसे भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। और एक और पुत्री कौन है, चारुमती। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब पत्नी के बारे में पढ़ा जाए तो क्या लिखा है कि अशोक की एकमात्र पत्नी कसवाकी, ठीक है, कसवाकी का उल्लेख कहाँ मिलता है, इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख से मिलता है। इसे रानी के अभिलेख भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद अभिलेख को हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, अन्य पत्नी कौन, तो महादेवी थी, असंगमित्रा थी, पद्मावती थी। ठीक है, और भी जो है बहुत सारी इसकी पत्नियां थी। ठीक है, अन्य पत्नियां, लेकिन एकमात्र पत्नी का कहाँ उल्लेख मिलता है, तो इलाहाबाद के अभिलेख में, जिसको हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है, अशोक का राज्याभिषेक, यानी कि अशोक के राज्याभिषेक के बारे में कुछ चीजें। तो सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, ये भी जो है कुछ हद तक सही नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है अति संयुक्ति में ऐसी चीजें लिखते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दीपवंश व महावंश ग्रंथ भी यही बताते हैं। ठीक है, यानी कि ये 2 जगहों जो है, 2 जगह पे ये उल्लेख मिला हुआ है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, अशोक ने प्रारंभिक जीवन में भगवान शिव का अनुयायी था। ठीक है, यानी कि शिव जी की पूजा करता है। ठीक, अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर बसाया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, श्रीनगर नामक शहर कौन बसाया है, तो अशोक ने बसाया है। ठीक है, कश्मीर में। आगे क्या कह रहा है कि अशोक 273 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में गद्दी पर बैठा था। इसके 4 साल बाद इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, यानी कि जब गद्दी पे बैठा उसके ठीक 4 साल बाद क्या हुआ, उसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, अब कलिंग के युद्ध के बारे में, जिससे कि क्या हुआ था, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। ठीक है, इस युद्ध के बाद ही। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 बीसी में, और राज्याभिषेक के इसके 8 साल बाद, ठीक है, हुआ था। यानी कि 9वें साल, इसके राज्याभिषेक के 9वें साल क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ। ठीक, कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसके 13वें शिलालेख में जो है कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक, अब क्या कह रहा है, इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर के क्या किया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक, और अशोक ने भेरी घोष त्याग करके धम्म घोष को अपना लिया। ठीक है, यानी कि धर्म के मार्ग पे चलेंगे, युद्ध नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या किया था, अपनाया था अशोक ने। ठीक,
अब अशोक के अभिलेख को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी हम लोग को रिवाइज भी करना है ना। तो वापस से हम लोग एक बार क्या करते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं पूरे क्लास का, ठीक है। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले क्या शुरू किए थे, मौर्य वंश सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में शुरू किए थे, और जिसमें हम लोग जो है स्त्रोत के बारे में देख रहे थे कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाखदत्त। महाभाष्य किसने लिखा, पतंजलि। और अष्टाध्यायी किसने लिखा, पाणिनि। इन तीनों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है, शूद्र बताया गया है, ठीक है। और वही जो है बृहद कथा मंजरी में क्या बताया गया है, जिसने क्षेमेंद्र ने लिखा है। इसमें बौद्ध और जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है, इसको क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय कहा गया है, ठीक, ध्यान रहेगा। उसके बाद हम लोग देखे थे कौटिल्य की किताब, जो कि क्या है, आपके अर्थशास्त्र के लेखक हैं, और इनका नाम विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी है। इसमें 6000 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और दुनिया में जो है प्रशासन और राजनीति पर पहली किताब है, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद हम लोग देखें कि अर्थशास्त्र में जो है 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। फिर हम लोग देखें कि अर्थशास्त्र में ही सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं, और ये सप्तांग सिद्धांत क्या है, तो हम लोग देखें कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए 7 चीजें चाहिए, राजा, अमात्य, राजस्व निधि, सेना, मित्र, दुर्ग और जनपद, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, मेगास्थनीज की बुक के बारे में, जो कि इंडिका नामक बुक है। और ये मेगास्थनीज आया कहाँ से, तो कहाँ से आया था, यूनानी राजदूत था, और किसका था, किसने भेजा था, तो सेल्यूकस ने भेजा था, कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग कुछ चीजें और जाने कि इंडिका में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो सेंट्रोपोटस, और उसकी राजधानी को पॉलीब्रोथा, ठीक। उसके बाद हम लोग जाने कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी रक्षा कौन करती थी, तो महिला अंगरक्षक थी उनके पास, और उनके जो महल है वो किस तरीके से बने थे, तो लकड़ी के बने थे, ठीक। फिर इंडिका में कुछ गलत जानकारियां भी हैं, क्या क्या, कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, अकाल नहीं पड़ा था कभी, और भारत में लेखक कला का अभाव था, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, मौर्य वंश के शासक को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनके कुछ नाम हैं, क्या, सेंट्रोपोटस और पॉलीब्रोथास, ठीक। उसके बाद हम लोग देखें क्या, कि प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उसके बाद हम लोग देखें नंद वंश को हटा करके मौर्य वंश की स्थापना किया और साम्राज्य का विस्तार किया। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें कि सेल्यूकस निकेटर को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उसकी पुत्री हेलेना से शादी कर दिया, और 4 अफगान राज्य जो है प्रांत अपने क्षेत्र में ले लिए। उसके बाद वो अपने जीवन के अंतिम समय क्या किया, जैन धर्म अपनाया और संथारा विधि से अपने प्राण को त्याग दिया, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखें, बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार, माता कौन, दुर्धरा, पिता कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो है सर्जरी के थ्रू पैदा हुआ था, यानी कि शल्य चिकित्सा से। इसका नाम मित्रघात, सिंहसेन और मद्रसार है। इसने क्या किया था, तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेज दिया था, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, अशोक के बारे में, ठीक। अशोक का नाम तो पुराणों में इसको अशोकवर्धन कहा गया है, मार्सी अभिलेख में इसे बुद्ध शाक्य कहा गया है, भामरू अभिलेख में जो है इसे मगधाधिराज और प्रियदर्शी कहा गया है, ठीक है। और निट्टूर अभिलेख में इसको जो है अशोक नाम ही इसका यूज किया गया है, ठीक है, प्रमाण मिलता है इसका। पिता कौन, बिंदुसार, माता सुभद्रांगी या फिर धम्मा या प्रसादिका, ठीक। अब पुत्र इसके, तो इसका केवल एकमात्र पुत्र है जिसके इसने खुद के अभिलेख में वर्णन किया है, जो कि तीवर है, ठीक है। राज तड़ंगड़ी में किसका उल्लेख मिलता है, तो जालोक का। उसके बाद महेंद्र एक पुत्र था जिसको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था, ये श्रीलंका। और कुणाल एक और पुत्र है जो कि बौद्ध धर्म में जो है यानी ग्रंथ में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। इसकी 2 पुत्रियां भी थी, कौन, एक संघमित्रा
जिसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसको भी श्रीलंका भेजा था, और एक चारुमती। ठीक, उसके बाद जो है इसकी एकमात्र पत्नी है जिसका उल्लेख जो है रानी के अभिलेख यानी कि इलाहाबाद के अभिलेख में मिलता है। ठीक, क्या नाम है इसका? कसवाकी। उसके बाद अन्य पत्नियां कौन कौन थी? तो महादेवी, असंगमित्रा और पद्मावती। ठीक, अब कह रहा है अशोक का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक के बारे में हम लोग क्या जाने कि इसने 99 भाइयों को मार करके राजगद्दी प्राप्त की थी। ऐसा दो जगह, एक सिंघली अनुस्रोतों में और दीपवंश और महावंश ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है। फिर अशोक जो है अपने प्रारंभिक जीवन में कैसा था? तो शिव धर्म का यानी कि शिव जी का अनुयायी था, और अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना की। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि अशोक जो है 273 बीसी में गद्दी पे बैठा, और अपने गद्दी पे बैठने पे 4 साल बाद वो क्या किया? राज्याभिषेक कराया। फिर कलिंग युद्ध के बारे में हम लोग देखें क्या कि 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था, जो कि इसके राज्याभिषेक के 9वें वर्ष साल हुआ था। ठीक, फिर इस युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 13वें शिलाभिलेख में मिलता है कलिंग अशोक के। ठीक, फिर क्या है, इस युद्ध के बाद अशोक क्या किया था? बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म अपना लिया था, और भेरी घोष को छोड़ करके धम्म घोष की नीति यानी कि युद्ध नहीं करना है और प्रेम के साथ सबके साथ व्यवहार करना है। ठीक है, अब शिलालेख जितने भी हैं यानी कि अभिलेख, इसका हम अलग से लेक्चर बनाएंगे क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत है। ठीक है, और अगर मेरे साथ आप जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। करना क्या है इसके लिए, आप नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने नंबर दिया है। ठीक है, तो उस पर आप कॉल या मैसेज करके जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है क्लास से रिलेटेड ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।